हरियाणा सरकार की तरफ से खोरी गांव के लोगों के लिए बड़ी पहल की गई है। प्रदेश सरकार ने गांव के लोगों के लिए पुनर्वास नीति की घोषणा की है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव खोरी में रह रहे करीब 40,000 लोगों को वहां से हटाए जाने के लिए तय मियाद गुजर चुकी है। लोगों के आशियानों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां होगा, कैसे होगा, अब तक ये सवाल बना हुआ था, जिसके बाद गांव के लोगों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी पहल की गई। प्रदेश सरकार ने गांव के लोगों के लिए पुनर्वास नीति की घोषणा की। जी हां, इस बात की जानकारी नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने देते हुए कहा कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में गांव खोरी के लोगों को बसाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। उसमें एक तो ये है कि जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम हो बड़कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड एरिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, और वो दिल्ली एनसीटी का वोटर ना हो। दूसरा, उसका हरियाणा स्टेट में 1 जनवरी को परिवार पहचान पत्र बना हो। तीसरा, उसका एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो DHPVN की तरफ से हरियाणा में। और ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल करता है और उस परिवार का जो इनकम है वो लेस देन 3 लाख रुपीस होता है, तो उसको EWS के लिए हम एलिजिबल मानेंगे। पॉलिसी के तहत गांव में रहने वाले परिवार के मुखिया के पास परिवार पहचान पत्र, बिजली का बिल या फिर बड़खल विधानसभा का वोटर ID कार्ड होना अनिवार्य है। एक तरफ गांव के लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार की ये नीति लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी है। इस नीति में कुछ बिंदुओं को पूरा करने के बाद यहाँ के लोगों को मकान मिल जाएंगे। सिरसा में एक पुलिस कर्मचारी का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस कर्मचारी एक वाहन चालक से रिश्वत लेता नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ध्यान से देखिए, ये ऐसे कुछ पुलिस के जवान हैं जो हरियाणा पुलिस की फजीहत करने में लगे हैं। ये तस्वीर पंजुआना के पास हाईवे की, जहां नाके पर खड़े पुलिस कर्मियों ने एक बाइक को रोका। बाइक चालक से दस्तावेज दिखाने के लिए कहा, वहीं शायद दस्तावेज न होने के कारण वाहन चालक पुलिस कर्मियों के आगे गिड़गिड़ाया। लेकिन रिश्वत के भूखे पुलिसकर्मी ऐसे कहा मानने वाले थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये वाहन चालक इनके साथ क्या करने वाला है। एक बार तस्वीरें फिर ध्यान से देखिए। पुलिसकर्मी ने वाहन चालक को इशारा किया और पीछे ही रुकने के लिए कहा, जिसके बाद वाहन चालक 500 का नोट पुलिसकर्मी के हाथ में थमा देता है। और पुलिसकर्मी जाकर दूसरे पुलिस के जवान से उसका लाइसेंस वापस देने के लिए कहता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चालान की आड़ में कैसे ये पुलिस के जवान लोगों से उगाही करने में जुटे हैं। वहीं पीड़ित युवक ने अपनी जेब में मोबाइल रख पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। वीडियो लगभग 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसने इस बाबत पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस के जवान के रिश्वत लेने का ये वीडियो का मामला नवनियुक्त SP डॉक्टर अर्पित जैन के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि कब तक इस कर्मचारी पर कार्रवाई होती है। सोनीपत के कुंडली में पुलिस ने सपा सेंटर पर छापेमारी कर देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से 5 युवतियों समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में चल रहे स्पा सेंटर पर अब सेक्स रैकेट के अड्डे बनते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से जिस्म फरोशी का गोरख धंधा पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। मोटे मुनाफे के चक्कर में जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले कारोबारियों के लिए सोनीपत जिला पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। ऐसे में पुलिस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने एक मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़ किया और 5 युवतियों के साथ 3 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में धर दबोचा। कि वो स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा वहाँ पे कर रहे थे। इसी तरीके से हमने कुछ महीने पहले, लगभग 8-9 महीने पहले भी एक जितने भी मॉल्स थे वहाँ पे स्पा सेंटर्स के ऊपर एक अभियान के तौर पे काफ़ी रेड्स की थी, जिसके अंदर हमने मुकदमे भी दर्ज किए थे।
तो अभी लेटेस्ट भी हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि वो दोबारा से उनमें से एक सेंटर दोबारा से एक्टिव हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके और हमने उसमें बल्कि 370 IPC ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। वही मामले में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा की माने तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में TDI मॉल में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और देह व्यापार का भांडाफोड़ किया गया। प्राप्त हुई थी कि कुंडली पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंदर एक TDI मॉल के अंदर कुछ वेश्यावृत्ति का काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर एक DSP लॉ एंड ऑर्डर के अंडर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने जब वहाँ पे रेड किया तो वहाँ से 5 युवतियाँ और 4 युवक संदिग्ध हालत में मिले और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई मुरथल के डाबों के बाद लगातार जारी है। बहरहाल देखना अब यही होगा पुलिस की जांच में आगे कुछ निकल कर सामने आता है। यमुनानगर में 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अब इसमें CIA 1 ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो जेल में बंद है, लेकिन जेल से बाहर उसके नाम की दहशत अभी भी बरकरार है। हाल ही में हिसार के एक आरती से भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर 2 करोड़ रुपयों की फिरौती की मांग की गई थी और साथ में जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब मामले में CIA 1 ने बड़ा खुलासा किया। CIA 1 ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल राइस सेलर्स में हुए घाटे को पूरा करने के लिए इन आरोपियों ने रंगदारी मांगने की प्लानिंग बनाई और फर्जी ID पर सिम कार्ड लेकर आरती को फोन किया। गुरमुख को एक अपने सेलर में कुछ नुकसान हुआ था, ये उसी के दौरान मंजीत से मिला। मंजीत सोनीपत का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी एक लूट का मामला है, पहले स्नैचिंग लूट का मामला है और तो इन लोगों ने सलाह बनाई कि हम कोई फर्जी ID का सिम लेके किसी को फ़ोन करके फिरौती मांगते हैं जिससे हमारे घाटे की और हमारे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसी कड़ी के दौरान इन्होंने रणधीर सिंह से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके एक फर्जी ID पे सिम लिया और फिर उन्होंने कॉल की। इस मामले में जांच के बाद एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया तो वहीं 2 अन्य आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पकड़े गए आरोपी गुरमुख से एक पिस्टल और 8 राउंड भी बरामद किए गए। हम लोगों ने फिरौती वाले मामले में टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक लड़का रणधीर को हमने जुडिशल भेज दिया है। 2 अक्यूज को अभी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन लोगों ने एक हुड्डा के आदमी से 2 करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी, तो अभी उनको रिमांड पे लिया है कि किस लिए पैसे मांगे गए, क्या फिरौती का मामला रहा, सब चीज़ों के लिए पुलिस रिमांड लिया, उसके बाद वेरीफाई करेगी पूरा मामला कैसे हुआ। किसी गैंगस्टरों का नाम लिया गया था, लेकिन अभी तक की इंक्वायरी में ये बात सामने नहीं आई कि गैंगस्टर इन्वॉल्व है, उनका नाम यूज़ हुआ है। तो हम अभी इंक्वायरी ये कर रहे हैं कि उनकी क्या इनमें कोई भूमिका है या नहीं, इसलिए इनको रिमांड पे लिया गया, 2 दिन का रिमांड। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्या वाकई में इन लोगों का संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ था या नहीं। देखना ये होगा कि क्या इस मामले में और निकलकर सामने आता है। सोनीपत में 9 जुलाई को 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े PNB बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अब इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद है, इसी के चलते पुलिस ने भी अब कमर कस ली है और ऐसे लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीती 9 जुलाई को मॉडल टाउन स्थित PNB बैंक में 2 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला था। 2 अज्ञात बदमाश बैंक से 8,50,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। अब इस पूरी वारदात का CCTV फुटेज सामने आया और इस पूरे मामले में जिले की CIA 2 ने अहम खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। बैंक मॉडल टाउन ब्रांच के अंदर एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद सोनीपत पुलिस द्वारा टोटल 5 टीमें हमने गठित की थी। उसी तफ्तीश के अंदर हमने कुछ CCTV फुटेज के बेस के ऊपर अपने मुखबरे के थ्रू हमने बंदों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से कल हमने जो मेन मुजरिम था दीपक सन ऑफ कृष्ण RO पांची जटान, इसको गिरफ्तार किया। इससे हमने टोटल लगभग 4 लाख रुपए और एक
देसी कट्टा, 2 जिंदा राउंड और इसका मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसने अपनी पूछताछ में बताया कि इसने अपने साथी सुभाष सन ऑफ महावीर सन ऑफ आरो पांची जटान के साथ मिलकर 9 तारीख को बैंक के अंदर लूटपाट को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी जशनदीप सिंह रंघावा ने बताया कि पीएनबी बैंक लूट मामले में सीआईए 2 की टीम ने पांची जाटान के निवासी दीपक को गिरफ्त में लिया है, लेकिन उसका एक साथी सुभाष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी आज हम इसको कोर्ट में पेश करके इसके फर्दर हम पुलिस रिमांड लेंगे और गहनता से पूरी पूछताछ करेंगे और जो इसके और इसमें घटना में कहीं इन दोनों के अलावा कोई और शामिल था या नहीं, और इसके जो वेपन की सप्लाई थी, एमिनेशन की सप्लाई थी, उसके बारे में गहनता से पूछताछ। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रही है और इसके लिए एक टीम का गठन कर दिन रात जो छापेमारी है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। देखना अब यही होगा कि पुलिस दूसरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और इस मामले में क्या कुछ और नया खुलासा करती है। पानीपत की देशराज कॉलोनी में नाबालिगों का विवाह करवाया जा रहा था। चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम को भनक लगी तो टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। भारतीय संविधान में किसी भी बच्चे की नाबालिग उम्र में शादी करवाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संस्कृति में इसे बाल विवाह का नाम दिया गया। बाल विवाह हमारे देश की संस्कृति पर एक काले धब्बे के समान है, जिसे जितना भी मिटाने की कोशिश कर लो, दाग कहीं न कहीं रह ही जाता है। आज भी समाज में ये प्रथा कहीं न कहीं चोरी छिपे चलन में है। पानीपत में जैसे ही चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को इस बात की भनक लगी कि चोरी छिपे 2 नाबालिगों का विवाह किया जा रहा है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने देशराज कॉलोनी में छापा मारा। ये एक सूचना मिली थी कि देशराज कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की का विवाह होने जा रहा है, जो कि सूचना के अनुसार हमने कार्य करते हुए मौके पर गए हैं। मैंने अपनी टीम को भेजा है और सूचना सही पाई गई। वहाँ पर जब तक मौके पर पहुँचे तब तक बारात आ चुकी थी और बारात जो थी वो पानीपत से ही थी, लोकल एरिया से थी, कुटानी रोड से आई थी। और लड़की की जो उम्र है, फिलहाल दस्तावेज़ों में लड़की 10वीं तक पढ़ी है, लेकिन सुजानपुर यूपी के रहने वाले हैं ये लोग मूल रूप से। और अभी जो है वो उम्र के दस्तावेज में जो 10वीं तक पढ़े हैं बताया है, लेकिन स्कूल का तो कागज नहीं दे पाए हैं। फिलहाल जो है इनके द्वारा आधार कार्ड पेश किया गया है और आधार कार्ड के मुताबिक भी अभी लड़की की उम्र है करीब 17 साल की निकली है। चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के मौके पर पहुंचते ही दूल्हा दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया, तो वहीं इस दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को बाल विवाह को लेकर बनाए गए कानून से अवगत करवाया। तो मौके पर मौजूद सभी लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम के समझाए जाने के बाद फैसला लिया कि अब ये शादी नहीं होगी। फिलहाल जो है वो शादी के बारे में, उनको शादी के कानून के बारे में समझाया गया है और फिलहाल उनके द्वारा शादी ना करने का फैसला लिया गया है। और इसी तरह से जो लड़का पक्ष है वो हमें उस समय मौके पर देखकर हमारी टीम को भाग गया था, जो कि बारात मौके पर पहुंच ही रही थी। और फिर जो है वो लड़की वालों से संपर्क करके लड़के वालों का फ़ोन नंबर लिया गया और लड़का पक्ष को भी थाने में ही बुलाया गया सीधा। और लड़के ने ये बताया है कि मैंने शादी के समय उम्र का ध्यान नहीं दिया था। मैं हालांकि 12वीं पास हूँ और एक काम करता हूँ किसी कंपनी में, और लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप का 6-7 साल पहले तलाक हुआ था और उसके चलते जो भी माँ ने एक रिश्ता ढूंढा था और मैंने, क्योंकि किसी लड़की को मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने लड़की को इसलिए ना ही देखा, ना ही ज़्यादा पूछताछ करी। सोचा कि माँ बाप जहाँ रिश्ता कर रहे हैं वो सही होगा और इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिलहाल नाबालिग लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के कार्यालय लाया गया है। आगामी कार्रवाई दोनों पक्षों को महिला थाने में बुलाकर की जाएगी। पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव ददलान में एक सुपरवाइजर की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। गांव के ही 2 लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पानीपत में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन बदमाश एक नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को कानों कान भनक तक नहीं लग रही। ताजा मामला जिले के मतलौडा थाना क्षेत्र के गांव ददलाना का है, जहां एक रिफाइनरी सुपरवाइजर को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को अंजाम गांव के ही 2 लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया और कारण था रिफाइनरी में गाड़ी के ठेके को लेकर लंबे समय से चल रही कहासुनी।
ठेके के रुपयों की रंजिशों के चलते आरोपियों ने यशपाल राणा पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिसके बाद यशपाल राणा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हमले में 4 और व्यक्ति भी घायल हो गए, वहीं अन्य लोगों के आने पर आरोपी फरार हो गए। गाँव में एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसमें एक संजीव नाम की व्यक्ति की मृत्यु हुई, 4 लड़के की इंजर्ड हुए और उसके बाद डेड बॉडी संजीव की पोस्टमार्टम के लिए 47 कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। राज्य सरकार ने सब ट्रॉपिकल सेंटर के लिए 55,000 पौधे तय करने का लक्ष्य रखा है। गर्मियों का मौसम चल रहा है और फलों के राजा का भी। कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में लोगों को मीठे मीठे आम और अन्य फल खाने को मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लाडवा के सब ट्रॉपिकल सेंटर की नर्सरी में आम की 27 किस्मों के साथ साथ अन्य फलों की भी अलग अलग किस्मों को लगाया जा रहा है। इस साल नर्सरी में किसानों को 30,000 फलदार पौधे वितरित किए जा रहे हैं। खास बात ये है कि आने वाले साल में 55,000 फलों के पौधे तैयार करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। कि बागवानी विभाग द्वारा ये सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाडवा में बनाया गया है। ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ निरंतर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो बाग के पौधे हैं वो तैयार करते हैं। पिछले वर्ष हमने यहाँ आम के, आड़ू के, लीची के, आलू बुखारा और नाशपाती, जामुन, बगुगोसा, इनके 30,000 पौधे तैयार किए हैं, जो कि हम इस साल में किसानों को बाग लगाने के लिए देंगे। पूरे प्रदेश से जो भी किसान यहाँ आएंगे उनको हम वो पौधे देंगे, वो अपने खेतों में बाग लगाएंगे। और इस साल के लिए जो विभाग ने 55,000 पौधों का लक्ष्य रखा है, जो हम ये इस साल में तैयार करके अगले साल में उनको किसानों को वितरित करेंगे। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने के लिए आने वाले साल में 55,000 फलदार पौधों की पौध तैयार की जाएगी। इन पौधों से लोग बागवानी को अपना सकते हैं। इस सब ट्रॉपिकल सेंटर में किसानों को बागवानी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदेशों में भी फलों के राजा चौसा लंगड़ा आम के स्वाद के लोग दीवाने हैं। इन आमों की खपत उस्मान जैसे किसान कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव रायपुर से उस्मान लाडवा के सब ट्रॉपिकल सेंटर में 153 किस्मों के आम लेकर आए हैं। इन किस्मों को देखकर इस क्षेत्र के किसान और प्रदर्शनी देखने वाले लोग हैरान हैं। यहाँ पर आम की करीब 153 वैरायटी लेकर आया हूँ, जिसमें लंगड़ा, दुशहरी, चौसा, अल्फांसो, मलिका, आम्रपाली, गुलाब खास वगैरह वगैरह वैरायटीज़ हैं। बहुत यहाँ किसान आ रहे हैं और मेरे आमों को देखकर अच्छा रिस्पॉन्स ले रहे हैं, मतलब जो है जागरूक हो रहे हैं बागवानी की ओर। सरकार ने 5 सालों में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। 55,000 पौधे सब ट्रॉपिकल सेंटर में इस वर्ष किसानों को वितरित किए हैं, ताकि किसान अपनी बंजर पड़ी जमीन का इस्तेमाल कर सके और किसानों का खेती की तरफ रुझान बढ़ सके। पहले किसानों को इंतजार था बारिश का, बारिश कई दिन हुई नहीं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो किसानों के खेत जलमग्न हो जाते हैं। ये तस्वीर हम आपको करनाल के गांवों की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। पिछले दिनों किसानों ने खेत में धान की फसल लगाई और उसके बाद इंतजार किया जा रहा था बारिश का। कई दिन से बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन कल मॉनसून की पहली बारिश करनाल में होती है। उसके बाद जो जल भराव की स्थिति है वो हर जगह देखने को मिलती है। और आज एक बार फिर से जब लगातार बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं कि खेतों में 4-4 फुट तक पानी जमा हो गया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जो धान की फसल थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है, यानी कि जो संतुलन था वर्षा का वो होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पहले कई दिन बारिश नहीं होती है, जिसके चलते किसान लगातार ट्यूबवेल के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बाद कल जब बारिश होती है तो किसानों की जो धान की फसल है वो इस पानी के अंदर डूब गई है। हालांकि किसान
मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की जितनी भी फसल थी इस बारिश के चलते डूब चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जब तक पानी खेतों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसी तरीके से जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ेगा। हालांकि कई गांवों के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया है, स्थिति देखी है, लेकिन अभी तक पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से खेतों में से पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो कब तक की जाती है। 16 जुलाई से प्रदेश के अंदर स्कूल एक बार फिर से खोले जा रहे हैं और इसके बाद 23 जुलाई से दूसरे चरण में यानी 8वीं कक्षा तक के 6ठी से 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक के जो कक्षाएं हैं वो 16 जुलाई से शुरू हो रही हैं। सरकार की तरफ से इसे लेकर एसओपी भी जारी की गई है और तमाम नियमों की पालना की जाए इसे लेकर के स्कूलों के अंदर कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। और क्या कुछ इन एसओपीज में है, किस तरीके का असर रहेगा स्कूल खोलने को लेकर के, क्योंकि तीसरी वेव भी कोरोना की जो है वो संभावित अब एक बार फिर सामने बातें आने लगी हैं आईसीएमआर के माध्यम से और दूसरी कई संस्थाओं के माध्यम से। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये तमाम एसओपी जो है वो तैयार की गई हैं प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर के। खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका और आपसे जानना चाहेंगे स्कूल खोलने की एक बार फिर शुरुआत आपकी तरफ से की जा रही है 16 जुलाई से, क्या कहेंगे? देखिए, आज की तारीख में कोरोना लगभग पूरी तरीके से समाप्त है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक केस भी शायद नहीं आ रहा है अभी। तो इस सब के मद्देनजर हमने निर्णय लिया कि हम अपने स्कूल खोल लें और 16 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं और 23 तारीख से फिर हम 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो है उनको भी खोल रहे हैं। तो जो नियम पहले से जिस प्रकार से हमने पहले नियम बनाए थे, पिछली बार स्कूल खुला था, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का था, चाहे सैनिटाइज का था, चाहे मास्क का था, चाहे टेम्परेचर चेक करने का था, तो वो सारे नियम अब की बार भी उसी प्रकार से लागू रहेंगे, उसी प्रकार से जारी रहेंगे और उन सारे नियमों के तहत ही हम स्कूल खोल लेंगे। सारी चीज़ों का हमने पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा है कि किसी प्रकार से कोई संक्रमण जैसी स्थिति ना हो, तो सारे की देख रेख में हम स्कूल शुरू कर रहे हैं। कुछ कमेटियां भी स्कूलों के स्तर पर बनाई है, डीपी को साथ में लेके, शिक्षकों को साथ में लेके, जो सुनिश्चित करेंगी कि एसओपी की पूरी पालना हो रही है नहीं। हाँ, नहीं, उसके लिए हमने हरियाणा में 13 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है और जो हमारे छोटे स्कूल है उसके लिए 2500 रुपये, बड़ा स्कूल है उसके लिए 10,000 रुपये तक का खर्च हमने निश्चित किया है और वो हमने उनको दे भी दिया है। तो सारे से उस प्रकार की सैनिटाइज कराने की व्यवस्था, जो दूसरी व्यवस्था है उसके माध्यम से वो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और उसमें एक कमेटी गठित कर दी तो जो कि सारे का ध्यान रखेगी ताकि किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना हो। मिड डे मील को लेकर के भी कुछ आपने तब्दीली की? नहीं, मिड डे मील में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया क्योंकि स्कूल बंद था, इसलिए हमने सूखा राशन जो था वो बच्चों के घर पहुँचाने का काम किया था और जो हम दूध जिस प्रकार से फ्लेवर्ड मिल्क पहले दे रहे थे वो सूखा दूध देना हमने बच्चों के लिए जारी किया। ऐसे वक्त पर जब ये माना जा रहा हो कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो प्रदेश के अंदर आ सकती है, देश के अंदर आ सकती है, अब कई संस्थाएं भी मान रही हैं, पहले हालांकि इससे इनकार किया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए और ये स्कूल खोलना, आपको लगता है कि कोई रिस्क फैक्टर इसमें रहेगा? क्योंकि बच्चों को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव सरकार दिखी थी पहली और दूसरी लहर में और अब जो स्कूल खुल रहे हैं, ऐसी स्थिति में किस बात को ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, सरकार अब भी सेंसिटिव है बिल्कुल और जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो अगर तीसरी लहर की ऐसी स्थिति सामने आती है हम तो यही प्रार्थना करेंगे ना ही आए तीसरी लहर, लेकिन फिर तीसरी लहर का इंतजार भी नहीं कर सकते कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो अगर ऐसी तीसरी लहर कोई आती है तो निश्चित तौर से तुरंत उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में जो है कोरोना बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल खोलना जरूरी था। अभिभावकों की भी इच्छा थी, बच्चों की भी इच्छा थी, सरकार की भी इच्छा थी कि स्कूल खुलने चाहिए, तो हमने इसलिए स्कूल खोल दिए। अगर कोई ऐसी बात कोई भी नज़र आती है, कहीं से इस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो उस पर तुरंत दोबारा से निर्णय लेंगे।